नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए काफी मजबूत रही। शुक्रवार की गिरावट के बाद सोमवार को मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। शुरुआत से ही सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा और दिन भर खरीदारी का माहौल बना रहा। सेंसेक्स 567 अंक की तेजी के साथ 84,779 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 171 अंक बढ़कर 25,966 के स्तर पर पहुंचा। कारोबार के दौरान निफ्टी ने इंट्राडे में 26,000 का नया स्तर छुआ, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। इस बढ़त के पीछे कई वजहें रही। बड़े शहरों में मजबूती, ग्लोबल संकेतों में सुधार और फेस्टिव सीजन की वजह से घरेलू निवेशकों की उत्सुकता। रिलायंस, भारती एयरटेल, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने इंडेक्स को मजबूती दी। मिड कैप और बैंकिंग शेयरों में भी दमदार तेजी दिखी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आज का टॉप गेनर रहा। इसके तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर आए और शेयर में करीब 4% की तेजी देखी गई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल में भी 2 से 3% की मजबूती रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगभग 2% की बढ़त आई, क्योंकि कंपनी ने मेटा के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स के लिए जॉइंट वेंचर की घोषणा की, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ गया। सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाने पर विचार की खबर से पीएसयू बैंक स्टॉक्स में नई जान आ गई। खासकर एसबीआई में 3% के करीब तेजी रही। इसके साथ ही फेडरल बैंक का स्टॉक भी करीब 3% चढ़ा, क्योंकि कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके टारगेट प्राइस बढ़ा दिए। मिड कैप इंडेक्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कोफोर्ज ने 4% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी, क्योंकि इसके Q2 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। वोडाफोन आइडिया की रैली का फायदा इंडस टावर्स को भी मिला, जिसका शेयर करीब 3% चढ़ा। बीपीसीएल और अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी तेजी रही, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें इस समय स्थिर बनी हुई हैं। वहीं कुछ कंपनियों पर दबाव भी दिखा। एसबीआई कार्ड्स में करीब 3% और एसआरएफ में 2% की गिरावट आई, क्योंकि इनके तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कोटक महिंद्रा बैंक दिन का टॉप लूजर रहा, जो करीब 2% गिरकर बंद हुआ। अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो अमेरिका चीन ट्रेड वार्ता में प्रगति की उम्मीदों और यूएस फेड की संभावित ब्याज दर कटौती की अटकलों ने दुनिया भर के बाजारों में पॉजिटिव मूड बना दिया। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी साफ देखा गया। एनरिच मनी के सीईओ पोन मुडी आर का कहना है कि अमेरिका चीन डील में प्रगति और यूएस फेड की रेट कट नीति से ग्लोबल इक्विटीज को मजबूती मिल रही है। भारत में भी निवेशकों का मूड सरकारी खर्च और अच्छे आर्थिक संकेतों से मजबूत बना हुआ है। निफ्टी 50 ने आज 25,900 से 25,900 के दायरे में कारोबार किया। हालांकि इंडेक्स इंट्राडे में 26,000 के ऊपर गया, लेकिन वहां टिक नहीं सका और आखिर में 25,950 के आसपास बंद हुआ। तकनीकी दृष्टि से देखें तो निफ्टी फिलहाल साइडवेज से पॉजिटिव ट्रेंड में है। इंडेक्स का प्रमुख सपोर्ट 25,800 पर है और अगला सपोर्ट 25,700 पर माना जा रहा है। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें तेजी का अगला चरण शुरू हो सकता है। कॉल ऑप्शन डेटा के अनुसार ट्रेडर्स फिलहाल 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में आशावाद का माहौल बना हुआ है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने ऊपरी स्तरों पर हल्की बुकिंग की है, लेकिन समग्र रूप से इंडेक्स का मूड भरोसेमंद और स्थिर दिखता है। बैंक निफ्टी ने भी बेहतरीन रिकवरी दिखाई। शुक्रवार की कमजोरी के बाद इंडेक्स 58,114 पर बंद हुआ और दिन भर मजबूती बनाए रखी। हालांकि चार्ट पर इनसाइड हरामी कैंडल बनने से संकेत मिला कि ऊपरी स्तरों पर निवेशक थोड़े सतर्क हैं। बैंक निफ्टी के लिए तुरंत रेजिस्टेंस 58,250 पर है, जिसके ऊपर ये 58,500 से 58,800 तक जा सकता है। वहीं सपोर्ट 57,900 पर है। इसके नीचे शॉर्ट टर्म में 57,500 तक फिसलाव संभव है। बैंकिंग इंडेक्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स की मजबूती से भरोसा बना रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ और लिक्विडिटी सपोर्ट से ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सरकार अब ट्रेडिशनल मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते असर से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर है कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में लगभग 26% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे अखबार कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस खबर का असर तुरंत मार्केट में दिखा। एचटी मीडिया और जागरण प्रकाशन के शेयरों में बढ़त दर्ज हुई। निवेशकों का मानना है कि विज्ञापन दरें बढ़ने से इन कंपनियों की कमाई सुधर सकती है।
इसके साथ ही सरकार रेडियो, टीवी और डीटीएच सेक्टर में भी कई सुधारों पर काम कर रही है। रेडियो के लिए पुराने नियम हटाने, टीवी रेटिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने और डीटीएच सेवाओं को सस्ता और ज्यादा पहुंच वाला बनाने की दिशा में काम चल रहा है। अब बात टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी खबर की। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को कंपनी के एजीआर बकाये की दोबारा गणना करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला सरकार की 49% हिस्सेदारी और 20 करोड़ ग्राहकों के हित को देखते हुए दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब सरकार चाहे तो कंपनी के पुराने बकाये की गणना दोबारा कर सकती है। सीएलएसए ने इस फैसले को वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर बताया है। अगर एजीआर राहत मिलती है तो कंपनी का कर्ज काफी घट सकता है और शेयर वैल्यू में 40% तक बढ़ोतरी की संभावना है। वोडाफोन आइडिया पर फिलहाल 75,900 करोड़ रुपए का एजीआर कर्ज है। अगर सरकार ब्याज या पेनल्टी में छूट देती है या भुगतान अवधि बढ़ाती है तो कंपनी का कैश फ्लो सुधरेगा और 25,000 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाना आसान हो जाएगा। अब बात ज़ीरोधा की। देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर अब अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा शुरू करने जा रहा है। सीईओ नितिन कामत ने बताया कि कंपनी अगले क्वार्टर तक ये सर्विस लॉन्च कर सकती है। यूएस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने से ज़ीरोधा अपने कस्टमर बेस को फिर से एक्टिव कर सकती है और उन निवेशकों को टारगेट करेगी जो ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। कंपनी ने गिफ्ट सिटी के जरिए जरूरी रेगुलेटरी क्लैरिटी ले ली है और अब एक आसान यूजर एक्सपीरियंस पर काम कर रही है। हालांकि 2025 में ज़ीरोधा का मुनाफा 5,500 करोड़ से घटकर 4,200 करोड़ पर आ गया है और 2026 में ये गिरावट और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब खबर स्टाइलम इंडस्ट्रीज की। जापानी कंपनी आइका कोग्यो इस भारतीय लैमिनेट निर्माता में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। आइका कोग्यो पहले 25% हिस्सेदारी प्रमोटर ग्रुप से खरीदेगी और फिर ओपन ऑफर के जरिए 51% से ज्यादा नियंत्रण लेने की कोशिश करेगी। ये डील 2,200 से 2,500 रुपए प्रति शेयर वैल्यूएशन पर हो सकती है, जिससे स्टाइलम इंडस्ट्रीज की कुल वैल्यू 3,000 से 3,400 करोड़ रुपए के बीच बनेगी। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये जापान का भारत के बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। वेदांता की डीमर्जर से जुड़ा मामला 29 अक्टूबर को एनसीएलटी में सुना जाएगा। पिछले महीने ये सुनवाई तेल मंत्रालय की आपत्तियों के कारण टल गई थी, क्योंकि मंत्रालय ने कंपनी से उसके रीफॉर्मेशन प्लान पर ज्यादा जानकारी मांगी थी। अगर इस बार डीमर्जर योजना को मंजूरी मिल जाती है तो वेदांता ग्रुप की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं 30 अक्टूबर को आईएक्स के मार्केट कपलिंग मामले की सुनवाई इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगी। अब बात करें रुपए की। 27 अक्टूबर को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 0.5% गिरकर 88.24 पर आ गया, जो हाल के सत्रों में सबसे कमजोर स्तरों में से एक है। रुपए की इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण हैं: डॉलर की मजबूती, विदेशी फंड्स की बिकवाली और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 99 के करीब पहुंच गया है, जिससे एशियाई करेंसीज पर भी दबाव है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर में जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल के आसपास है, जिससे भारत का डॉलर आउटफ्लो बढ़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बन रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फेडरल रिजर्व इस हफ्ते रेट कट के संकेत देता है तो डॉलर थोड़ी कमजोरी दिखा सकता है और रुपया 87.5 से 88 के बीच फिर स्थिर हो सकता है। कोफोर्ज के Q2 नतीजे जबरदस्त रहे। कंपनी ने जुलाई सितंबर तिमाही में 376 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल 212 करोड़ से 77% ज्यादा है। रेवेन्यू में भी 32% की बढ़त हुई और ये 3,985 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन मजबूत नतीजों के बाद कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर तय हुई है। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन और नुआमा जैसी ब्रोकरेज फर्म्स ने कोफोर्ज पर पॉजिटिव रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 2,000 से 2,500 रुपए के बीच बढ़ाया है। कैनरा रुबेको ने भी अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, जहां कंपनी का मुनाफा थोड़ा घटकर 48.7 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 50 करोड़ रुपए था। हालांकि रेवेन्यू 108 करोड़ रुपए तक बढ़ा है और ईबिटाडा लगभग स्थिर 68 करोड़ रुपए पर बना रहा। कुल मिलाकर कंपनी ने स्थिर प्रदर्शन किया है और शेयर में 4.5% की तेजी के साथ 351 रुपए पर क्लोजिंग दी। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस ने शानदार पलटवार करते हुए घाटे से मुनाफे में वापसी की है। पिछले साल 6 करोड़ रुपए का घाटा झेलने वाली कंपनी ने इस बार 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। स्टॉक ने हाल के महीनों में बेहतरीन रिटर्न दिया है। 1 महीने में 13%, 3 महीने में 24% और 3 साल में 156% तक का रिटर्न। ये संकेत देता है कि कंपनी की रिकवरी ट्रैक पर है।
एसआरएफ ने भी जबरदस्त नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 201 करोड़ से बढ़कर 388 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 3640 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिटाडा में 44% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 21.2% तक बढ़ गया। केमिकल्स बिजनेस में 23% की ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि परफॉर्मेंस फिल्म्स और ऑयल सेगमेंट में प्रॉफिट बढ़ा। हालांकि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट दबाव में रहा क्योंकि चीन से सस्ते इंपोर्ट की वजह से मांग घटी। एसआरएफ ने बताया कि वो द केमर्स कंपनी के साथ मिलकर फ्लोरोपॉलीमर और फ्लोरोइलास्टोमर प्रोडक्शन के लिए 745 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्रोजेक्ट चला रही है, जो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने दूसरी तिमाही में स्ट्रॉन्ग नतीजे दिखाए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 127 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 154 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 3 महीनों में स्टॉक में 25% की बढ़त देखी गई है और 3 साल में 250% से ज्यादा रिटर्न मिला है। ये बताता है कि निवेशकों का भरोसा टाटा ग्रुप के इस इन्वेस्टमेंट आर्म पर लगातार बढ़ रहा है। चेन्नई पेट्रोलियम ने शानदार वापसी की है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। पिछली तिमाही के 40 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब 719 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। रेवेन्यू 16,327 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और एबिटाडा मार्जिन 0.66% से बढ़कर 7% तक हो गया। कच्चे तेल की लागत घटने और रिफाइनिंग मार्जिन सुधरने से कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ। हटसन एग्रो ने Q2 में बेहतरीन नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा 64 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 2,428 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिटाडा 325 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 13.4% तक बढ़ गया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करते हुए प्रीमियम डेयरी और आइसक्रीम कैटेगरी पर फोकस बढ़ाया है। ग्रामीण मांग में सुधार और इनपुट कॉस्ट में कमी से मार्जिन बेहतर हुआ है। सुमिटोमो केमिकल इंडिया के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.5% घटकर 178 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू भी 6% घटकर 930 करोड़ रुपए पर आ गया। एबिटाडा में 11% गिरकर 218 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 25% से घटकर 23.4% तक आ गया। नतीजों के बाद स्टॉक में हल्की गिरावट आई और ये 512 रुपए पर ट्रेड। जुबिलेंट इंग्रेविया के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 18% बढ़कर 70 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी हुई है। ईबिटा भी बढ़कर 135 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन थोड़ा सुधरकर 12% तक पहुंचा। ये नतीजे बताते हैं कि कंपनी का केमिकल्स और लाइफ साइंसेज बिजनेस स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दूसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,610 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो बाजार के अनुमान से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू 1.80 लाख करोड़ रहा, जबकि अनुमान 1.77 लाख करोड़ का था, यानी कंपनी ने टॉप लाइन पर भी उम्मीदों को पछाड़ दिया। ईबिटा 14,583 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले तिमाही के 12,607 करोड़ से ज्यादा है और मार्जिन 6.5% से बढ़कर 8.2% पर पहुंच गया। ये सुधार दिखाता है कि कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता, बेहतर इनपुट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मिक्स में सुधार ने कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफी मजबूत किया है। सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 173 करोड़ रुपए तक पहुंचा और रेवेन्यू 1,138 करोड़ रुपए रहा। ईबिटा 283 करोड़ रुपए तक बढ़ा, हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 24.9% रहा। ये नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। जेके टायर ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुनाफा 64% उछलकर 221 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 10.8% बढ़कर 4,011 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबिटा में करीब 24% की बढ़त रही और मार्जिन भी बढ़कर 13% पर पहुंच गया। ये नतीजे बताते हैं कि कंपनी की डिमांड मजबूत है और लागत नियंत्रण में सुधार हुआ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 21% घटा है और 534 करोड़ रुपए पर आ गया, लेकिन रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में सुधार दिखा। ईबिटा 2,289 करोड़ रुपए तक बढ़ा और मार्जिन 34.7% तक पहुंच गया। यानी मुनाफा भले घटा हो, लेकिन कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बड़ा सुधार हुआ है। अब आते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज पर। कंपनी के तिमाही नतीजे मार्केट को खास पसंद नहीं आए। सालाना आधार पर प्रॉफिट घटा है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सुधार दिखा। रिजल्ट के बाद स्टॉक 4 से 5% तक गिरा। पिछले तिमाही में भी ऐसा ही देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर कंपनी के नंबर फिलहाल मार्केट की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज की, जो सोलर एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। कंपनी को अमेरिका में कुछ ऑडिट और जांच का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि उसने चीन से प्रोडक्ट लेकर उन्हें अमेरिका में अपने नाम से बेचा। इस विवाद से बचने के लिए कंपनी अब भारत के अंदर अपनी डोमेस्टिक बिजनेस को और बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी के लगभग 16,000 करोड़ रुपए के शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है, जिससे अब बड़े निवेशक चाहें तो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं।
MCX पर नजर डालें तो आज शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बुलियन इंडेक्स पर नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है जो 27 अक्टूबर से ट्रेडिंग के लिए शुरू होगा। इससे MCX के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स खुलेगा और कंपनी की ग्रोथ के नए रास्ते बनेंगे। अब दो बड़े कंपनियों की बात करते हैं जो खबरों में रहीं, ललाई और अडानी ग्रुप। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए, लेकिन मार्केट ने इन खबरों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में मामूली गिरावट आई, जबकि कुछ हरे निशान में बंद हुए। वहीं LIC के शेयर ने शुरुआती कमजोरी के बाद रिकवरी दिखाई और दिन खत्म होने तक पॉजिटिव रहा। अब बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज की, जिसके नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% घट गया और टॉप लाइन और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दोनों में गिरावट दिखी। रिजल्ट के बाद स्टॉक करीब 4 से 5% तक टूटा, हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ। रेलटेल में भी गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी को मिला 209 करोड़ रुपए का बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। कंपनी ने बताया कि ये फैसला अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से लिया गया, लेकिन इससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा हिला है क्योंकि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। सरकार ने काइंस टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी काइंस सर्किट IND के 3,200 करोड़ रुपए के 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये निवेश भारत में अत्याधुनिक मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी PCBs के उत्पादन के लिए किया जाएगा। ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेगी, जिससे भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिशन दोनों में सुधार होगा। सरकार का ये फैसला मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने की दिशा में अहम है, क्योंकि अभी तक भारत उच्च स्तरीय PCBs के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहा है।